ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फ्यूचर में प्रोफेशनल कोर्स करते हो, कॉस्टिंग करते हो, बाकी शेयर करते हो, सीएस के लिए, तो तीनों के लिए पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, लॉ भी और अकाउंटिंग मेथड्स भी, क्योंकि हर बिजनेसमैन फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनाता है। हम लोग 11 में क्या पढ़े, सोल ट्रेडिंग के बारे में पढ़े थे, ट्रेडिंग, पीएल और क्या चीज़ बताया, बैलेंस। सोल ट्रेडिंग का मेन मकसद है लाभ कमाना, इसका भी मेन मकसद क्या है, लाभ कमाना। अगर तुम पार्टनरशिप हो, देखिए अगर ऑब्जेक्ट आपका सोशल सर्विस हो गया या नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो पार्टनरशिप इसको नहीं बोलेंगे हम लोग। पार्टनरशिप का बिजनेस का मतलब होता है प्रॉफिट मस्ट बी, प्रॉफिट कमाना उद्देश्य होना चाहिए, वो भी कैसा, लीगल। ये लीगल वे में नहीं, बता दें जो कि सुनाई दे रहे कि 10 करोड़ का मिल गया कि रॉबरी करना, वो एक पार्टनरशिप है। रॉबरी करना कमाने के लिए कर रहा है, लेकिन रिस्क ज्यादा है, तो रिस्क बिजनेस में भी होता है, लेकिन वो रिस्क इलीगल है। आप ऐसा कोई काम नहीं करके लाभ नहीं कमा सकते जो हमारे देश का संविधान आपको परमिशन नहीं देता है, जो रिस्ट्रिक्टेड है, वो पार्टनरशिप बिजनेस उसके लायक एलिजिबल नहीं होगा। तो लॉफुल बिजनेस का मतलब हुआ वो व्यापार जो इंडियन टेरिटोरीज में वो वैध है, अवैध नहीं। इंडियन टेरिटोरीज मतलब वो हमारे देश के संविधान के अंदर इंडिया के किसी भाग में वो व्यापार आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे बिजनेस को आप करने का पूरा परमिशन है। तो पार्टनरशिप बिजनेस चाहे वो गुड्स भी हो सकता है, ट्रेड यानी सर्विस भी हो सकता है, और सर्विस सेक्टर भी हो सकता है, और गुड्स सर्विस भी हो सकता है। हमारा ट्रेड करना, खरीदना और क्या करना, बेचना, बनाना और क्या करना, बेचना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जब पार्टनरशिप की बात आती है, तो पार्टनरशिप अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करता है। वो ऑरल भी हो सकता है और क्या हो सकता है, रिटन भी। जैसे पार्टनरशिप के बीच में, पार्टनर में जो भी समझौता हुआ है उसको जब एक जगह रिकॉर्ड करते हैं ना, अगर भरवली रिकॉर्ड हुआ है तो ऑरल हो गया वो, लेकिन जब रिकॉर्ड करते हैं तो उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या बोलते हैं, डीड। पार्टनरशिप डीड माने सारी शामिल, वो क्या है, वो सारी बातें जो पार्टनर के बीच में हुआ है, जिसके आधार पर व्यापार को कंटिन्यू रखा जाएगा। उसमें क्या क्या ऐसे बताते ना कंपनी के बारे में कि 3 डॉक्यूमेंट्स कंपनी का होता है, मेमोरेंडम होता है, आर्टिकल, प्रोस्पेक्ट, उस तरह पार्टनरशिप डीड होता है। अगर पार्टनरशिप फर्म को जानना हो ना, उसके डीड को स्टडी करो, उसमें क्या क्या लिखा होगा, फर्म का नाम, तो फर्म के नाम के साथ साथ उसके सारे पार्टनर्स का भी नाम होगा, और सारे पार्टनर्स का आइडेंटिफिकेशन, कौन पार्टनर कहां से बिलोंग करता है, उसने कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, तो फर्म के नाम के साथ साथ पार्टनर्स का भी उसमें नाम होता है, किसमें, डीड में। और क्या होता है, कौन पार्टनर कितना कैपिटल लगाया वो लिखा रहता है। एक पार्टनर्स का जो एग्रीमेंट है, कोई पार्टनर एक्टिव पार्टनर है तो उसको सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, बोनस मिलेगा, वो भी डीड में क्या होता है, लिखा रहता है। अच्छा, डीड की जरूरत क्यों पड़ती है? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा लगता है कि 7 जन्म तक एक ही रहने वाला, टूटने का नहीं है, तो बिजनेस चलाओ ना, कानून को जेलस नहीं है, कानून कभी नहीं बोलेगी नहीं एग्रीमेंट बनाया कि नहीं बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, नो नीड। पार्टनरशिप बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जहाँ रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है, मैंने आवश्यक है, कंपल्सरी नहीं। दो में इंपॉर्टेंट होता है, रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है, कंपल्सरी नहीं। कंपल्सरी का मतलब क्या हुआ कि करना ही पड़ेगा, विदाउट इट यू कांट स्टार्ट ए बिजनेस, ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप बिजनेस अंडरस्टैंडिंग बेटर है, हम नहीं बनाएंगे नो, क्योंकि वाइफ हस्बैंड भी पार्टनर बन सकता है। और जो इंडियन कल्चर है, 7 फेरा लिया 7 जन्म तक, कहने का है 7 जन्म कौन देखा क्या है या नहीं है, लेकिन ऐसा है कि इंडियन कल्चर्स में कि सर पति पत्नी क्या एग्रीमेंट बनाएंगे, कल मान लो डिस्प्यूट हो जाता है तो कोर्ट आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो उस पोजीशन में आपको सपोर्ट अगर चाहिए तो डीड का होना बहुत जरूरी है। अगर डीड नहीं होता है तो अगर आप एक्टिव पार्टनर भी है, 24 घंटा भी काम कर रहे हो वहां पर, और कल डिमांड करोगे कि हमको सैलरी मिलना चाहिए, या 5 साल से मिलता आ रहा है, कोई पार्टनर अपोज नहीं किया, वेरी गुड, लेकिन छठा साल बोला कि नहीं आपको सैलरी नहीं मिलेगा, और तुम लोग क्यों नहीं 5 साल से मिलता आ रहा, क्यों नहीं दोगे, और चले गए कोर्ट में, तो कोर्ट पूछेगा डीड है नहीं है, तो कोर्ट ही बोलेगा सो सॉरी, अगर डीड नहीं है तो आपको एक पैसा भी अब सैलरी नहीं मिलने वाला है। पहले तक मिल रहा था क्योंकि सब पार्टनर सपोर्ट में था, लेकिन जिस दिन डिनाई कर जाएगा ना तो वहां पर डीड होना चाहिए, डीड अगर नहीं है तो आपको सैलरी नहीं मिलेगा। तो कुछ चीजें जरूरी है ना। आज 5 साल तक मेरे से यूज हुआ, तुमको सैलरी पे की, जैसे जैसे देखा कि ये इसकी कोई जरूरत नहीं है, काम उतना ही करना है, हमको सर्विस के बदले में सैलरी नहीं मिलेगा, कमीशन नहीं मिल रहा है, बोनस नहीं मिल रहा है, जबकि पहले मिलता था। जब तक मिलता था कोर्ट की जरूरत नहीं है, जब नहीं मिलता था कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट को एविडेंस चाहिए कि क्या गारंटी है कि आपके बीच में ऐसा एग्रीमेंट हुआ था। अगर ऑरल होगा तो डिनाई कर सकते हो, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है उसका, लेकिन रिटन फॉर्म में है, डॉक्यूमेंट्स के फॉर्म में है, एक्नॉलेजमेंट के फॉर्म में है, तो कहीं भी किसी के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में एक पार्टनर के बीच में क्या क्या होता है ना, सारे डीड में लिखा होता है। डीड अगर नहीं होगा तो 5 चीज बताएंगे, ध्यान रखना, लेकिन पहले ध्यान रखना क्या क्या बनता है। तो लिखे तो नहीं है, फाइनल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म या फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ फर्म इंक्लूडेड द फॉलोइंग्स। नंबर 1 क्या बताया, ट्रेडिंग अकाउंट, इससे क्या निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। प्रॉफिट लॉस से क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस।
अब रहा बात कि जो चीज पार्टनर को, जो प्रॉफिट का हिस्सा पार्टनर को बांटा जाता है, उस प्रॉफिट को ना तो नेट प्रॉफिट बोलते हैं हम लोग, ना ग्रॉस प्रॉफिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट या डिविजिबल प्रॉफिट। जो प्रॉफिट पार्टनर को बांटा जाएगा, कैसे बांटा जाएगा? अकॉर्डिंग टू एग्रीमेंट। अकॉर्डिंग टू जो प्रॉफिट पार्टनर को बटेगा, उस प्रॉफिट को बोलते हैं हम लोग विभाजन योग्य लाभ, हिंदी में बोलते हैं उसको, ये विभाज्य लाभ जिसका विभाजन होगा। तो उसके लिए क्वालिफाइंग अमाउंट निकालना पड़ता है। वो कहां से निकलता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। एक नया चीज है प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन वर्ड लिखा हुआ है एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन हिंदी बोलते हैं नियोजन। जैसे कोई स्टॉप कर